हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश में होने वाली व्यतिकरण की घटना के बारे में बात करी थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि प्रकाश में जो व्यतिकरण की घटना है उसे यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले अपने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करके दिखाया था कि प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या उनका एक्सपेरिमेंट था, क्या उपकरण था, कैसे उन्होंने बताया कि प्रकाश में जो व्यतिकरण की घटना होती है जिसके फलस्वरूप दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनकर हमारे पास सामने आती हैं, उन फ्रिंजों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, उनकी चौड़ाई के बारे में, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इसको आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, बोर्ड में आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो आपका, मैं आपको बता दूं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बोर्ड में हमेशा ही पूछे जाते हैं, जिसमें से ये एक टॉपिक है यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। अगर तरंग प्रकाश की है आपके बोर्ड में, आपके सिलेबस में, तो यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग आता ही आता है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखेंगे कि यंग का द्विक रेखा जो छिद्र प्रयोग था वो क्या था। सबसे पहले उनके उपकरण के बारे में जानेंगे। आइए देखिए, इन्होंने 3 पर्दे लिए अपने उपकरण में, कुछ इस प्रकार से 3 पर्दे लिए। एक पर्दा मान लो ये है, एक पर्दा मैंने यहाँ पर ये ले लिया और एक पर्दा मैंने यहाँ पर ले लिया। इस पर्दे में उन्होंने एक बारीक सा छिद्र किया, ठीक है, मैं यहाँ पर ये दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत रखा। क्या रखा बेटा? प्रकाश स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश स्रोत है तो इससे प्रकाश की किरणें सभी संभव दिशाओं में चलेंगी। इसको मैं नाम दे रहा हूँ एस। एस मतलब सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ये जो प्रकाश स्रोत है वो एक बड़ी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। एक बड़ी प्रकाश स्रोत, एक बड़ी प्रकाश स्रोत। एक बड़ी प्रकाश स्रोत क्या होता है बेटा? एक बड़ी प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे कि एक कलर का प्रकाश निकले। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई भी एक बड़ी प्रकाश स्रोत हम लोगों ने निजात नहीं कर पाया है, ठीक है। कोई भी एक बड़ी प्रकाश स्रोत है ही नहीं, क्योंकि 100% बन ही नहीं पाता है, 95-90% ही होता है, ठीक है। तो उसमें जो है बाकी और रंग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटाइल उस जिस रंग के लिए होती है उसको हम लोग एक बड़ी प्रकाश स्रोत मान लेते हैं, लेकिन कोई भी प्रकाश स्रोत एक बड़ी प्रकाश स्रोत नहीं होता है। तो ये एक बड़ी प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ पर मैंने एक छिद्र ये ले लिया, इस पर्दे को मैं नाम दे दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया P, Q और ये R। ये 3 पर्दे उन्होंने लिए इस प्रकार। यहाँ पर जो ये पर्दा है P, इसमें एक छिद्र किया। इस छिद्र को मैं बोल दूँ, मान लो ये छिद्र हमारे पास K है, ठीक है। यहाँ पर इसके समानांतर जो दूसरा पर्दा लगा है उसके बिल्कुल सीधे में, यानी उसके ऊपर और नीचे 2 छिद्र और किए उन्होंने, ठीक है। मान लो ये इसके समानांतर ये हो गया, और ऊपर और नीचे समान दूरी पर 2 छिद्र और इसमें किए, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये जो है S1 और ये S2 है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, पर्दे P में एक छिद्र किया उन्होंने, पर्दे Q में 2 छिद्र किए, और तीसरा जो पर्दा था उसे ऐसे ही इसके पीछे लगा दिया। यहां से अब ये प्रकाश स्रोत एक बड़ी प्रकाश स्रोत है, तो इससे प्रकाश की किरणें आगे चलेंगी। हम लोग जानते हैं प्रकाश तरंगों के रूप में है, चलता है। ये हम लोग अभी बात कर चुके हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के द्वारा, कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो तरंग कुछ इस प्रकार से चलती है, हम लोग जानते हैं। ये कहलाता है तरंग का स्रंग, और ये बेटा कहलाता है गर्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और एक स्रंग और गर्त के बीच की ये जो दूरी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं तरंग की तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा। ये होती है लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों आइए जरा बात करते हैं, यहां से ये प्रकाश किरण आगे चली। अब जैसे ही इससे आगे चली तो ये जो ये छिद्र है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। तो यहां से तरंग आगे बढ़ रही होगी, तो पहले स्रंग, तो ये स्रंग, फिर ये गर्त, फिर स्रंग, फिर ये गर्त, आगे बढ़कर आगे जाएगा। अब इस पर्दे पर जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पर S1 और S2 2 छिद्र उसको दिखाई दिए गए। तो ये प्रकाश की किरण जैसे ही इस पर्दे से आगे गुजरेगी
तो आप देखेंगे कि S1 और S2 जो यहाँ पर है वो दोनों इस किरण के लिए नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण जब आगे जाएगी तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, मान लो ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त करके आगे बढ़ी। यहाँ से जब जाएगी मान लो ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आगे जाकर मिली आकर इस पर्दे पर, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये S1 और S2 जब नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगे तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ी। अब हम जानते हैं कि जब दो तरंगें माध्यम में आगे बढ़ती हैं, मान लो एक तरंग ये बढ़ रही है आगे इस प्रकार से और दूसरी तरंग इस प्रकार से आगे बढ़ रही है कुछ इस प्रकार से, तो हम लोग जानते हैं जब माध्यम में दो तरंगें समान आवृत्ति की आगे संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से क्या होता है, अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग बनती है और इस घटना को ही हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। तो आप देखेंगे कहीं किन्हीं बिंदुओं पर माध्यम में किन्हीं बिंदुओं पर आप देखेंगे कि तीव्रता जो होती है, तरंग की तीव्रता वो अधिकतम होती है और कहीं पर न्यूनतम होती है। तो जहां अधिकतम होती है वहां पर जो व्यतिकरण होता है उसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं और जहां पर न्यूनतम होता है वहां पर कैसा व्यतिकरण प्राप्त होता है, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। तो बच्चा आप जानते हो कि जब एक तरंग का श्रृंग, ठीक है, दूसरे तरंग का श्रृंग मिलता है या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है तो वहां पर चमकीला फ्रिंज प्राप्त होता है जिसे हम लोग दीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं। दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है ना, ये हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो ये दीप्त फ्रिंज मिलेगा, चाहे श्रृंग मिले, ठीक है, श्रृंग मिले, दोनों तरंगों का श्रृंग मिले या गर्त मिले, कोर मिले, तो आप देखेंगे बच्चा वहां पर एक चमकीला हमको फ्रिंज प्राप्त होता है जिसे हम लोग दीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं और इस व्यतिकरण को ही हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। यही कहलाता हमारा संपोषी व्यतिकरण। तो बच्चा आप लोगों ने देखा कि जब दो तरंगों के श्रृंग या गर्त जहां मिलेंगे वहां पर क्या बनता है, संपोषी व्यतिकरण बनता है और दीप्त फ्रिंज मिलती जाकर, है ना। और जहां पर एक तरंग का श्रृंग और दूसरे का गर्त मिलता है तो वहां पर क्या मिलता है बेटा, वहां पर अदीप्त फ्रिंज मिलती है और अदीप्त फ्रिंज मिलने का मतलब हो गया वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यहां पर आपने देखा कि देखो ये मान लो ये हमारे पास, सॉरी मैंने यहां पर थोड़ा मुझे दूसरे कलर से करना चाहिए था, ये इस टाइप से, ठीक है, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो ये श्रृंग है और ये गर्त मिल गया, ये गर्त है, ये श्रृंग मिल गया, ठीक है। ये आप देखो ऐसे हमको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे तो जब आप देखेंगे एक का श्रृंग दूसरे का गर्त मिलेगा, दूसरे का श्रृंग दूसरे का गर्त, दूसरे का श्रृंग दूसरे का गर्त। तो अगर श्रृंग गर्त मिलते हैं तो वहां पर दीप्त फ्रिंज मिलेगी और जहां पर गर्त श्रृंग मिले या श्रृंग गर्त मिलते हैं वहां पर अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। तो ऐसे मान चलिए कि यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे पास यहाँ पर श्रृंग मिल रहे हैं, यहाँ पर गर्त मिल रहे हैं, यहाँ श्रृंग मान लो मिल रहे होंगे तो गर्त मिल रहे होंगे, ठीक है, श्रृंग गर्त। तो ऐसे हम आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर हमको एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने देखा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस पर्दे पर कुछ इस प्रकार से देखा कि एकांतर क्रम में उनको दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई। तो जो सेंटर पे मिली थी वो क्या मिली थी, दीप्त फ्रिंज मिली थी। ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो इस चीज को कि दीप्त फ्रिंज ही क्यों वो बोली मैंने। तो इससे जो प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही होगी और इससे प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही होगी, सेंटर पर दोनों समान दूरी पर जा रहे होंगे तो दोनों समान दूरी पर समान समय में पहुंचेंगे तो दोनों की जो कला और पथ का अंतर होगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जब आकर मिलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी फ्रिंज मिल जाएगी, दीप्त फ्रिंज मिल जाएगी, ठीक है। और जब दीप्त मिलेगी इसके एकांतर के क्रम में अदीप्त मिलेगी, ठीक है, फिर दीप्त मिलेगी, फिर अदीप्त मिलेगी, फिर दीप्त मिलेगी। तो इसी प्रकार नीचे अदीप्त मिलेगी, फिर दीप्त मिलेगी,
और फिर अदीप्त मिलेगी। तो इस प्रकार फ्रिंजों की स्थितियां दूसरे पर्दे पर उन्होंने देखी और फिर उन्होंने बताया कि इस प्रकार जो है हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज के एकांतर क्रम में हमारे पास अदीप्त फ्रिंज, फिर दीप्त फ्रिंज, फिर अदीप्त फ्रिंज, फिर दीप्त फ्रिंज, ऐसे ही अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, दीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। तो जो दीप्त फ्रिंज होती हैं वो चमकीला प्रतिबिंब बना रही थी, जो दीप्त फ्रिंज थी वो चमकीला प्रतिबिंब यहाँ पर बना रही थी इस प्रकार से, ठीक है। जो दीप्त फ्रिंजें थी वो चमकीला प्रतिबिंब बना रही थी और जो अदीप्त फ्रिंजें थी बच्चा वो कैसा, वो डार्क मतलब अंधेरा, तो वहाँ पर काली पट्टियाँ सी बन के आ रही थी इस टाइप से। तो ये उनका था एक्सपेरिमेंट। अब हम लोगों ने उनका जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने मतलब यंत्र बनाया था जिसके जरिए उन्होंने ये पता किया कि जो हमारे पास प्रकाश है उसमें जो व्यतिकरण हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास उनका छिद्र का मतलब जो द्विरेखा छिद्र का प्रयोग है उसका जो उपकरण है वो हम लोगों ने बनाकर देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज मिली है उनकी स्थितियाँ कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि दीप्त फ्रिंज के बीच की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है और कैसे होती है। तो फिलहाल अभी मैंने आपको ये समझाया है कि ये था उनका उपकरण। अब उपकरण में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है इस पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलकर बनी हैं। तो उन्होंने 3 पर्दे लिए, पी, क्यू और आर। इसमें एक छिद्र किया जिससे इसके पीछे एक बड़ी प्रकाश स्रोत रखा जिससे प्रकाश किरणें आगे चली। इस पर्दे पर दो छिद्र रखे थे इसके बिल्कुल समांतर और बराबर दूरी पर, S1 और S2। ये S1 और S2 इस किरण के लिए, प्रकाश किरण के लिए नए प्रकाश स्रोत का आकार करे जिससे कि द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ने लगी। तो जहां पर 2 तरंगों के स्रंग गर्त मिल रहे थे उनको मिलाते हुए हमने रेखा खींची तो हमने देखा कि वहां पर दीप्त फ्रिंज पर्दे पर मिला, उन्होंने देखा। और जहां पर स्रंग गर्त मिल रहा है या गर्त स्रंग मिल रहा था तो वहां पर अदीप्त फ्रिंज मिलकर बन रही थी। तो कुछ इस प्रकार से इस जो हमारे पास तीसरा पर्दा था आर, उस पर दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंजों की पट्टियां मिली आकर, जो दीप्त फ्रिंज की पट्टियां थी वो चमकीली थी और जो चमक रही थी, और जो अदीप्त फ्रिंज की पट्टियां थी वो काली थी, डार्क थी, यानी कि वहां पर अंधेरा था। तो इस प्रकार उन्होंने इस प्रयोग के जरिए बताया कि प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो ये दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज मिलके बनी हुई है, ये जो है इनकी चौड़ाई क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये प्रयोग तो आ ही सकता है, साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल यानी कि दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई से सवाल पूछा जाता है, उनकी स्थितियों से सवाल पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम लोग इसको रफ करने वाले हैं और देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर अब हम लोग ये जो फ्रिंजें बनी है इन फ्रिंजों की स्थितियों के बारे में और इसकी चौड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, आइए बात करते हैं क्या था इनका द्विरेखा छिद्र प्रयोग और उसके जरिए हम लोग देखेंगे जो फ्रिंज हमारे पास बन रही थी उनकी स्थिति और उनकी चौड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास पहला पर्दा था P, ये हमारे पास दूसरा पर्दा था Q और ये हमारे पास तीसरा पर्दा था R। यहाँ पर मैंने एक इसमें छिद्र किया, ये S, यहाँ पर इसके समानांतर और बराबर दूरी पर ये 2 छिद्र किए मैंने, S1 और S2, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास ये फ्रिंज हमारे पास बन के मिली थी, ये O, और ये आप देखिएगा हमारे पास मान लो यहाँ पर बिंदु P पर एक हमारे पास बिंदु P, नहीं बिंदु P हो चुका है, P ले चुके हैं, तो इसको मैं बोल दूँ P Q R S हो गया T, ये T है। यहाँ पर आप देखिएगा कि कोई फ्रिंज बनके तैयार हुई, कैसे देखो यहाँ से ये एक प्रकाश की किरण चली और ये प्रकाश की किरण चली, ऐसे जाकर यहाँ पर कोई फ्रिंज बन जाकर। अब मुझे नहीं पता कि बिंदु T पर इस समय कौन सी फ्रिंज बन रही है, हो सकता है वो दीप्त फ्रिंज हो सकता है वो अदीप्त फ्रिंज हो, इसीलिए हम लोग इस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन सी वो फ्रिंज होगी। तो मैंने मान लिया कि वो फ्रिंज जो है जो बन रही है बिंदु T पर, चाहे वो दीप्त हो या अदीप्त, वो केंद्रीय फ्रिंज से
जो है वो एक्स एम दूरी पर है। कितनी दूरी पर बेटा? एक्स एम दूरी पर है। अच्छा जी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये मैंने मान लिया कि इन दोनों पर्दों के बीच की जो दूरी थी, ठीक है, इन दोनों पर्दों के बीच की जो दूरी थी वो d है, और ये जो प्रकाश स्रोत S1 और S2 है, इसके बीच की जो दूरी है, तो यार अब देखो मैं इस पर्दे को हटा दूं क्योंकि यहाँ से प्रकाश किरण आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे है ना कि ये आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ से जो है ये फ्रिंज बन रही है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो है इसके जो स्रोत हैं उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, S1 और S2 के बीच की दूरी। ये केंद्रीय फ्रिंज बन रही है यहाँ से। तो आप जरा मुझे बताओ, ये दूरी d है तो ये भी d ही होगी, समझ रहे ना आप? तो मैं इसको जो है रफ कर रहा हूँ, आप समझदार हैं। तो बेटा आप देखिएगा यहाँ से, ये हमारे पास जो बिंदु T पर फ्रिंज बनी है XM, जिसकी स्थिति केंद्रीय फ्रिंज से मानी है। अब इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है कि आखिर ये फ्रिंज की जो स्थिति है वो कौन सी फ्रिंज बन रही है, दीप्त बन रही है अदीप्त? चलो आ जाओ देखते हैं भैया। अच्छा ये बताओ बेटा, ये दोनों स्रोतों के बीच की दूरी S1 और S2 के बीच की दूरी d है, तो ये केंद्रीय फ्रिंज बन रही है, तो ये इसको दोनों बराबर भागों में बांट रही होगी, तो d/2 होगी, ये भी d/2 होगी। मेरी बात समझ पाए आप? ये d/2 होगी, ये भी d/2 होगी। ठीक है, तो ये d/2 होगी। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस पर लंब डाल दिया S1 से, और यहाँ से लंब डाल दिया इस प्रकार से। ये मैंने बोल दिया कि ये बिंदु T, इसको मैंने बोल दिया कि ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब भाई साहब ये मुझे बता दो, तो ये दूरी कितनी होगी? d/2 होगी। ये दूरी कितनी होगी? d/2 होगी। अरे भाई ये दूरी बराबर होंगी ना, दूरियां बराबर होंगी, ये d/2। ठीक है, तो हमको आप जरा ये बता दो, अगर मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करूँ तो मेरे पास समकोण त्रिभुज एक ये बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो मैं बात करने वाला हूँ समकोण त्रिभुज में, इसमें तो अगर मैं इस दूरी के बारे में बात करूँ तो भैया जरा मुझे बता दो ये दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये यहाँ से O से T के बीच की दूरी है XM, ये दूरी इतनी है d/2, तो भैया पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दी जाए तो ये दूरी निकल आएगी। तो आप कहोगे सर ये दूरी जो है आप XM माइनस d/2 कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसी प्रकार आप बता दो कि भैया ये दूरी यहाँ से कितनी होगी? यहाँ से इस बिंदु से ये दूरी कितनी मिलेगी हमको, यानी अल्फा बीटा से T के बीच की दूरी। तो आप कहोगे O से T के बीच की दूरी XM है, इतनी दूरी और है ना, तो इसको जोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है जोड़ देते हैं। तो ये पूरी दूरी हमारे पास भैया कितनी होगी? तो आप कहोगे सर XM प्लस d/2। ओके जी, ठीक है। तो ये दूरियां हमारे पास निकल आई। हमने ऐसा क्यों किया आप समझ गए होंगे कि हमको यहाँ पर बात करनी होगी, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, तो हमें कर्ण चाहिए होगा बेटा, क्योंकि यही प्रकाश की किरणें आगे बढ़ रही हैं, तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं बात करने वाला हूँ समकोण त्रिभुज S1 अल्फा T में तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है बेटा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखिए कर्ण है हमारे पास S1T, इसका स्क्वायर, तो ये लो कर दिया। लंब हमारे पास क्या है? तो लंब हमारे पास है अल्फा T, और ये दूरी है कितनी? तो अभी हम लोगों ने निकाल ली है दूरी कितनी? XM माइनस d/2। तो मैं लिख दे रहा हूँ XM माइनस d/2, और चूंकि उसका स्क्वायर है तो लो ये स्क्वायर कर दिया। आधार हमारे पास क्या है? आधार है S1 अल्फा, और वो आधार हमारे पास कितना है? d है। तो दोनों के बीच की दूरी d ही होगी ना भैया, समांतर पर्दे लगे हैं। ठीक है, तो d²। ओके, अच्छा अब अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? S2 बीटा T, में अगर मैं फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
और आधार का वर्ग, तो आप देखो कर्ण है हमारे पास h2t, तो h2t स्क्वायर करेंगे, लो ये जो ये भी हो गया भाई स्क्वायर। अब हम लोगों को लंब चाहिए, तो लंब हमारे पास है बीटा टी, और वो है कितना, वो है xm प्लस डी वाई क्यू का स्क्वायर, प्लस ये जो आधार है हमारे पास भैया वो डी ही है, तो ये डी स्क्वायर। हमको देखिए एक समीकरण मैं इसको बोल दे रहा हूँ, दूसरा समीकरण इसको बोल दे रहा हूँ। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये दोनों कितने समय में वहां पर पहुंची है। तो अब जरा देखो ये S1 से चलिए, ये S2 से चलिए, तो हमें चाहिए पथांतर इनके बीच में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जब इस पर लंब डाल दूंगा कुछ इस प्रकार से, तो ये दूरी S1t, और यहाँ पर मान लो ये हमारे पास कोई बिंदु A है, ए टी, ये दोनों बराबर होंगी, तो पथ दोनों में पथ में अंतर, पथांतर का मतलब समझ गए ना, दोनों किरणों के बीच में पथ का अंतर। तो पथांतर हमारे पास है H2A, इतनी ही दूरी, तो ये अधिक चल रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगी पथांतर। तो मैं कैसे इसको निकालूंगा, तो इस दूरी में से ये दूरी घटा दी जाए। ये दूरी निकाल चुके हैं भैया, ये रखी है, ये दूरी निकाल चुके हैं, ये रखी है, ये वाली दूरी है ना, ये रखी है। तो भैया इस दूरी में से, इस वाली दूरी में से इस वाली दूरी को घटा दिया जाए। तो मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहा हूं, तो समीकरण 2 से 1 को हमने क्या कर दिया, घटाने पर, तो घटाने पर हमको मिला h2t का स्क्वायर माइनस s1t का स्क्वायर। देखो ऐसे करना इसको, ठीक है, ऐसे, हाँ जी, ये दूरी है बराबर। अब जब घटाओगे भैया तो देखो डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का होगा, और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना, एक्सएम प्लस डी वाई क्यू का स्क्वायर माइनस एक्सएम माइनस डी वाई क्यू का स्क्वायर। तो आप जरा देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, वर्गांतर का फार्मूला। इसे जब हम लोग ओपन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं h2t माइनस s1t, और दूसरे कोष्टक में h2t प्लस s1t। बात समझ में आई मेरे भाई? ओके, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पर देखा यहाँ पर भी वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे, तो वो आप कहोगे सर एक कोष्टक में a प्लस बी, तो एक बार प्लस करेंगे तो इससे ये कटेगा, तो हमको मिलेगा 2 एक्सएम, भाई ये और ये जुड़ जाएंगे, और माइनस करेंगे तो इस बार ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 डी बाई टू, और 2 डी बाई टू करेंगे तो भैया डी बाई टू से बाई टू कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरी बात समझो यार। देखो आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा अलजेब्रा में, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो यहाँ पर आप देखो a है एक्सएम, तो मैं यहाँ पर लग रहा हूँ कितना 4, ये रहा, और एक्सएम, ठीक है, और b कितना है डी बाई टू, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 एक्सएम डी, तो भाई आ गया ना। तो आप ऐसे कर लो या ये फार्मूला लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए मैंने फार्मूला ही लगा दिया और वो कितना आ गया हमारे पास 2xm। अब जरा मुझे बता दो ये h2t और s1t दूरियां क्या हैं, आप जरा ध्यान दीजिए। ये जो प्रयोग हुआ था बहुत ही पतले छिद्र थे, और वो छिद्र जो थे बहुत ही पास पास थे। ऐसा नहीं है कि एक छिद्र यहाँ पर है एक छिद्र यहाँ पर है। जो पर्दा लिया था बहुत ही बारीक छिद्र लिए थे, और उनके बीच की दूरी बहुत ही कम थी। जब दूरी कम होगी तो भाई साहब ये बताओ, ये जब दूरी कम होगी तो ये और ये बराबर ही तो होंगे, और जब बराबर होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, डी ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये दूरी कितनी है, डी, तो ये भी डी होगी, तो d और ये d कितना हो जाएगा 2d। तो ये देखो हमारे पास s2t माइनस s1t, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना xm d, ठीक है। इस d से d को मैं काट सकता हूं, तो हमारे पास s2t माइनस s1t कितना आ जाएगा xm स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। आप जरा देखो यही तो पथांतर है हमारे दोनों तरंगों के बीच में, h2a, दोनों तरंगों का अंतर यही है ना, जो कि है h2a के बराबर, जो कि आ गया हमारे पास xm d अपान कैपिटल d। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, पथांतर। पथांतर निकल के आ गया कितना, xm d अपान कैपिटल d। तो
अगर आपसे पूछा जाता है कि दो तरंगे पर्दे पर एक फ्रिंज बना रही हैं, ठीक है, अब वो सवाल जब आपके पास आएगा तो वहां पर बोलेंगे कि दीप्त बना रही हैं, अदीप्त बना रही हैं, कौन सी बना रही है, पहली बना रही है, चौथी बना रही है, तो नाम दिया जाएगा, बताएंगे। ठीक है भैया, चलो अभी हम बात करेंगे, पहले एक समझा दें आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पथांतर पूछेंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये दोनों पर्दों के बीच की दूरी दे देंगे, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी दे देंगे, और ये बता देंगे कि वहां पर जो फ्रिंज बन रहा है पर्दे पर वो दीप्त बन रहा है या अदीप्त बन रहा है और कौन सा बन रहा है, ठीक है, दूसरा, चौथा, पांचवा को भी, तो वहां पर उसकी वैल्यू रखनी होगी आपको। पथांतर पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगाकर आराम से निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने पथांतर तो निकाल लिया, अब इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए, ये पता करना है कि जो एक्सएम दूरी मतलब केंद्रीय फ्रिंज से जो बिंदु टी है वहां पर जो एक्सएम दूरी हमने ली है, यानी जो बिंदु टी है वहां पर फ्रिंज जो बन रही है कौन सी है, दीप्त है या अदीप्त, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। यानी कि अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो हमारे पास एक्सएम है वो आखिर किसकी स्थिति को बता रहा है, दीप्त फ्रिंज की, अदीप्त फ्रिंज की। तो हम बारी बारी से बात करेंगे, दीप्त के लिए भी और अदीप्त के लिए भी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भैया, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, पथांतर ध्यान रखना, हम लोगों ने कितना निकाला है, एक्सएम डी अपान कैपिटल डी, ठीक। जरा देखो ध्यान से, हम मान के चल रहे हैं कि जो बिंदु टी है उस पर अगर दीप्त फ्रिंज बन रही हो, ठीक है, मान लिया हमने, माना बिंदु टी पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, कौन सी बन रही है, दीप्त फ्रिंज। तो आप जरा मुझे बता दो, दीप्त फ्रिंज बनने का मतलब हो गया है कि वहां पर सरंग या गर्त मिल रहे होंगे। तो एक तरंग ये ऐसे चल रही है और ये दूसरी तरंग कुछ इस प्रकार से चल रही होगी, तो देखो सरंग मिल गए और गर्त मिल गए, तो ये दूरी कितनी, लेमडा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर कितना हो सकता है, लेमडा के इक्वल, है ना। अब लेमडा का गुणक होगा, अब गुणक कितना हो सकता है भाई, यहाँ पर जो है वो 0 पर या 1 पर या 2 पर या 3 पर या 4 पर, इस टाइप से हमारे पास गुणक होगा, ठीक है भाई। एक हमारे पास ये लेमडा मिलेगा हमारे पास, जिसे हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ऐसे फिर यहाँ पर दूसरा भी मिलेगा, तीसरा मिलेगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ m इंटू लेमडा के गुणक के बराबर जो होगा वो पथांतर होगा दोनों तरंगों के बीच में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो भैया आपने देखा कि जो पथांतर निकल के आएगा वो कितना होगा, m इंटू लेमडा के बराबर। और हम लोग अभी देख चुके हैं कि जो पथांतर निकाला था हम लोगों ने वो कितना आया था, H2A बराबर यक्स एम कैपिटल स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। तो यहाँ से मैं एक्स एम बता सकता हूँ, कितना आ जाएगा, m लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये एक्सएम आ गई, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब आपको चाहिए कि भैया दीप्त फ्रिंज की स्थिति पहली देखो केंद्रीय, तो आपको पता ही है कि केंद्रीय आप रखोगे तो यहाँ पर m बराबर आप 0 1 2 3 4 जैसे ही आप वैल्यू रखते जाओगे आपको दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां मिलती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जैसे 0 रखोगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो पहली दीप्त फ्रिंज आपको यहीं पर मिल जाएगी। 1 रखोगे तो ये आ जाएगा लेमडा डी अपान कैपिटल डी, ठीक है। 2 रखोगे तो आपको मिल जाएगा 2 लेमडा डी अपान कैपिटल डी। आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी उसकी स्थितियां। तो देखो, आप पहले आपको केंद्रीय पर मिलती है, फिर अदीप्त मिलती है, फिर दीप्त मिलती है ना, आपको मिलती है दीप्त यहाँ पर। तो आपने देखा 1 रखा तो हमारे पास ये मिलेगी, फिर इसके बाद जब 2 रखोगे तो ये वाली मिलेगी, ठीक है, अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त। तो ऐसे करके आप जो है हर एक दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो है जो बिंदु टी है अगर वहां पर अदीप्त फ्रिंज बन रही हो, कैसी बन रही हो, अदीप्त फ्रिंज, तब क्या होगा, तो अदीप्त फ्रिंज हम लोग जानते हैं एक तरंग इस प्रकार चल रही है, दूसरी तरंग कुछ इस प्रकार चलती है। जब सरंग और गर्त मिल जाता है तो वहां पर क्या बनती है, अदीप्त फ्रिंज। तो यहां पर आप देखेंगे ये कितना होता है, लेमडा बाई 2, है ना, लेमडा बाई 2। अब ये लेमडा बाई 2 गुणक के बराबर होगा। तो आप देख रहे हो कि हमें अदीप्त फ्रिंज कहाँ मिलती है, यहाँ पहली अदीप्त फ्रिंज यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर, ठीक है, पहले केंद्रीय फ्रिंज, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त। तो अदीप्त यहाँ पर मिल रही है। अब ये कितना गुणक होगा, तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2m-1 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। यहाँ पर m की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास 0 रखने पर ये माइनस का आ जाएगा, यानी कि नीचे वाली इसके नीचे वाली आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर नहीं यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 पर हम लोगों को केंद्रीय मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 1 रखोगे तो यहाँ 2-1 लेमडा बाई 2, ये दूरी देखो लेमडा बाई 2। फिर इसके बाद
2 रखोगे तो फिर ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3, तीसरी भी मिलेगी तो 1 2 3, ठीक है, मिलेगी आकर यहाँ पर अदीप्त विदीप्त फिर अदीप्त यहाँ पर मिलेगी आकर। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर स्थितियों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब दूरी हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा जो पथांतर होगा तरंगों के बीच में S2A बराबर वो हो जाएगा हमारे पास 2m-1 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 के इक्वल, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ से XM निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो सॉरी कैपिटल D भी तो होगा यहाँ पर, तो ये इधर जाएगा यानी कि 2m-1 लेमडा कैपिटल D अपान 2 और ये स्मॉल d, तो ये आ जाएगी स्थिति किसकी, ये स्थिति आ जाएगी अदीप्त फ्रिंज की। अब पहली अदीप्त फ्रिंज के लिए बात करेंगे तो आप m बराबर 1 रख दो, दूसरे के लिए बात करेंगे तो आप जो है m बराबर 2 रख देना, तीसरे के लिए बात करें तो यहाँ पर m बराबर 3 रख देना, चौथे के लिए बात करें तो m बराबर 4 रख देना। तो ऐसे आपको हर एक अदीप्त फ्रिंज मिलकर सामने आ जाएगी, ठीक है, उसकी स्थिति समझ में आ जाएगी। अब बात ये आई है कि हमारे पास जो ये फ्रिंजें बनी थी, ये मान लो हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज थी जो कि दीप्त होती है, दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त, मैं अदीप्त लिख दे रहा हूँ, ये दीप्त है, फिर अदीप्त फिर दीप्त, ठीक है, इधर दीप्त मिल गई है, ये अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त, ठीक है, फिर दीप्त। इस प्रकार से हमारे पास फ्रिंजें मिली थी। अब जरा देखो हमें चाहिए दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई देखो यहाँ पर, तो एक फ्रिंज हमारे पास दीप्त ये मिल रही है और दूसरी ये मिल रही है, तो इनके बीच में हमें चाहिए इनकी चौड़ाई, तो चौड़ाई यही तो होगी ना, ये दूरी। तो ये दूरी कैसे मिलेगी, ये हमारे पास मान लो XM है, ये हमारे पास XM जो है मिली थी कितनी, XM बराबर कितना आया था, m लेमडा कैपिटल D अपान स्मॉल d, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला था। तो आप जरा मुझे बताओ अगली हमारे पास अगली स्थिति क्या होगी, m+1 होगी, तो x m+1 यानी उसके आगे एक जोड़ते जाओ, m की वैल्यू रखते जाओ, सब आगे मिलती जाएंगी, तो ये हो जाएगा m+1 लेमडा d अपान स्मॉल d, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये मिल जाएगी किसकी, हर एक अगली यानी उससे आगे वाली जो दीप्त फ्रिंज होगी उसकी स्थिति मिल जाएगी। अब हमें चाहिए इन दोनों के बीच की चौड़ाई, तो चौड़ाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दूरी जो इसमें से इसकी दूरी में से ये दूरी हम घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, तो हम लोग इसमें से इसकी स्थिति को घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, तो यही कहलाएगी हमारे पास दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो आइए बात करते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ओके, देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो अब मैं बात करने वाला हूं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में। देखो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो W से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या होगी भाई, अभी मैंने बताया कि आगे वाली में से घटा दी जाए पिछले वाली की स्थिति तो मिल जाएगी हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला निकाला था XM बराबर कितना बेटा, वो निकाला था m कैपिटल D लेमडा अपान स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर m+1 और d लेमडा अपान स्मॉल d माइनस d लेमडा अपान स्मॉल d। तो आप देखोगे हर समान है तो अंश आपस में घट जाएंगे, तो d मैंने ले लिया 1/d कॉमन, यहाँ पर आप देखेंगे अंदर गुणा करेंगे तो d लेमडा और प्लस का d लेमडा माइनस का d लेमडा, तो इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा d लेमडा अपान d। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे फार्मूला, ये फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। तो ये आ गई हमारे पास दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, कितनी आई, W बराबर D लेमडा अपान D। बहुत इंपॉर्टेंट है, D क्या है, दोनों पर्दों के बीच की दूरी, लेमडा क्या है, जो भी प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य, D क्या है, दोनों जो बिंदु स्रोत हैं उनके बीच की दूरी। क्लियर, तो ये आ गई दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब बात करेंगे हम लोग अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए देखो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो हम लोग जानते हैं जो हमारे पास MB अदीप्त फ्रिंज निकल के आई थी उसकी चौड़ाई कितनी थी बेटा, तो 2m-1 d लेमडा अपान
2D ये निकाल के आई थी हम लोगों के। तो हम लोगों को अगली चाहिए, तो यहाँ पर m+1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x m+1 कितनी हमारे पास आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हमारे पास 2m+1 -1 यहाँ पर रख दिया और d लैम्डा अपान 2d। ठीक है, तो आप देखोगे हमें चाहिए दोनों फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई। ठीक है, तो हम इसमें से इसको अगली वाली में से पिछली वाली को घटा देंगे, तो ये देखो हमारे पास xm+1 माइनस xm कितना आ जाएगा, यही हमारे पास क्या है w। तो यहाँ पर आप देखें, ये बटे का निशान मत समझ लेना, चलो मैं अभी बात कर लूँगा यहाँ पर अगली स्टेप में। यहाँ पर देखो, इसमें से इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमको 2m+2, यहाँ पर आप करेंगे +2 में से एक माइनस का जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, अंदर गुणा किया हम लोगों ने, चलो अभी एक स्टेप बढ़ा लेते हैं फिर करेंगे, ये 2d और माइनस का 2m-1 d लैम्डा अपान 2d। तो हर समान 1/2d हमने ऐसे कर लिया। अब अंदर करेंगे गुणा, तो 2m d लैम्डा माइनस प्लस d लैम्डा। अब माइनस का देखो, इसका अंदर गुणा किया तो माइनस का 2m d लैम्डा माइनस प्लस d लैम्डा। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, d लैम्डा 2d लैम्डा अपान 2d, इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, d लैम्डा अपान d। तो आपने देखा कि जो फ्रिंज की चौड़ाई हमारे पास निकल के आ रही है वो कितनी आई है, d लैम्डा अपान d। तो जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है भाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। तो फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी है, समान होती है। ये बात समझ में आ गई कि जो यहाँ पर्दे पर फ्रिंजें बन रही हैं उन फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है, समान होती है, चाहे वो दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, तो उनकी चौड़ाई कैसी होगी, समान होगी, यानी बराबर स्थितियों पर बन रही होंगी। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे आपको न्यूमेरिकल भी लग सकते हैं। और आपने देखा ये बहुत बड़ा डेरिवेशन भी था जो कि हम लोगों को 2 या 3 बार में इसको हम लोगों ने कर पाया, मतलब बोर्ड को साफ कर। तो आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं हुई होंगी तो आप वीडियो को बार बार पीछे बैक करके देख सकते हैं कि आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कंसंट्रेट करके देखेंगे तो हर एक चीज़ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा, बोर्ड में चाहे बोर्ड कोई भी हो, हर बार ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, आपके जो 70% सिलेबस में ये जो आपका आप लोगों को जो पढ़ना था वही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका बिल्कुल एकदम 70% तक हो चुका है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है विवर्तन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।